जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप क्वेश्चन सेट को सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th पहला चैप्टर बायोलॉजी का जैव प्रकरण। तो जो राजीव क्वेश्चन बैंक की कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको आप देखते रहें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आगे वाली जो भी वीडियोस अपलोड हो वो आपको यथाशीघ्र मिलती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यह जो है पहला क्वेश्चन है जो हमें आपको देखना है। आपके सामने दिया है क्या, कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। देखिए नंबर के 4 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। दूसरा दिया गया है कौन सा कच्चा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में आणविक ऑक्सीजन के विमोचन में प्राथमिक रूप से उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोमेटा के 2 कार्य बताइए, कोशिकीय अंकों के नाम लिखिए, प्रकाश संश्लेषण और प्रकाशीय ऑक्सी श्वसन के बारे में भी आपको यहां बताना। तो मेरे दोस्तों ऊपर से जो क्वेश्चन है पहला उसको देखें। कवक में किस प्रकार का पोषण होता है। पहला तो आप जानते हैं यह सैप्रोफिटिक या सड़े गले पदार्थों पे अपना जीवन यापन करने वाला है दोस्तों। तो ये कैसा जीव है, एक सैप्रोफिटिक जीव है। तो यहां क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी। कैसा जीव है, यह मृतोपजीवी टाइप का प्रकार का जीव। तो पहले का तो आंसर हो गया। दूसरा देखिए, कौन सा कच्चा पदार्थ जो है आणविक ऑक्सीजन के विमोचन के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो जल से ही ऑक्सीजन निकलता है। अभी आप एमसीक्यू में पढ़े हैं, एमसीक्यू वाले लेक्चर आप देखे होंगे दोस्तों, उसमें हमने बताया है बकायदा। ठीक है, तो यहां दूसरे का भी आंसर हो गया। अब स्टोमेटा के 2 कार्य आपसे पूछ रहा है। आपको पता है पत्तियों की जो सतह होती है पत्तियां 2 तरह की हैं। एक ऐसी जिसमें कि जो ये वेन है, वेनेशन जिसे कहते हैं, शिराविन्यास जिन्हें कहते हैं, वह जाल जैसी संरचना में होता है जिसको जालितावत शिराविन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और एक ऐसी होती है जिसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन। तो इसमें दोस्तों दोनों तरफ पाया जाता है। किसमें, आपके समांतर वाले में, कौन, स्टोमेटा। जबकि जो आपका रेटिकुलेट वाला है, जालिकावत, इसमें एक ही तरफ स्टोमेटा पाया जाता है, एक तरफ नहीं। अब इसमें पूछ रहा है स्टोमेटा का कार्य। तो आप सबसे बड़ा कार्य देखते हैं कि जो स्टोमेटा है वह गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वह इन्हीं के द्वारा किया जाता है। दूसरा, अगर हम ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो जल का जो अधिक मात्रा में पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उन्हीं को पौधे क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं अपने शरीर से। और वही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। तो जैसे विनिमय के साथ साथ मेरे दोस्तों वाष्पोत्सर्जन का भी काम यह करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोशिकीय अंगकों के नाम लिखे जिनमें निम्न प्रक्रम होते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो आप जानते हैं किसमें होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में। और कोशिकीय ऑक्सी शोषण की अगर बात करें
तो माइटोकांड्रिया क्या है, ऑक्सीशोषण के बेसिस पे यूटिलाइज होता है। तो ये जितने प्रश्न थे, 4 क्वेश्चन, एक नंबर के एक क्वेश्चन कर दिया था इन्होंने, और 4 नंबर के प्रश्न में इसको शामिल कर दिया था। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। जीवन के अनुरक्षण के लिए किन प्रकरणों की आवश्यकता होती है? एनसीईआरटी बेस्ड पहला क्वेश्चन। स्वपोषित पोषण और विषम पोषण, विषम पोषित पोषण में क्या अंतर है? यह भी एनसीईआरटी बेस्ड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, यह भी एनसीईआरटी बेस्ड। 4 कारक लिखे जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हम आप डिस्कस कर भी चुके हैं, फिर भी देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न का उत्तर देखें, अनुरक्षण, तो अनुरक्षण का मतलब होता है बचाए रखना, बनाए रखना। तो इसके लिए अगर दोस्तों जिम्मेदारी की हम बात करें, तो यह जिम्मेदार कौन है? पोषण है, श्वसन है, परिवहन है या उत्सर्जन। यह सारी जो प्रोसेस होती है, ये जिम्मेदार होती है जीवन के अनुरक्षण के। ठीक है, और भी प्रोसेस आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है स्वपोषी तथा विषम पोषी। तो स्वपोषी में जीवधारी अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। और अगर हम बात करें विषम पोषी या हेटेरोट्रॉफ्स की, तो लेक्चर में कवर किए हैं दोस्तों। इसमें यह अपने भोजन के लिए पादप या प्लांट या अन्य किसी जीव पर निर्भर। देखिए, तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, आवश्यक कच्ची सामग्री किसके लिए? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होता है। ठीक है, साथ ही साथ मृदा से आप देखेंगे पानी के साथ कुछ खनिज पदार्थ भी यूज करते हैं आप, मिनरल्स जिसे आप कहते हैं। सनलाइट आदि की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल की बात करें, तो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड यह महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि रॉ मटेरियल के रूप में होता है। यहां तक क्लियर दोस्तों? पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चार कारक लिखिए जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने आपको कंसीडर कराया था क्या कि अगर प्रकाश न हो, कम हो, तेज हो, तभी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगी। ताप की बात करें तो वहां भी आप देखेंगे प्रभावित होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट बढ़ जाए, उसके बेस पे भी प्रभावित होगी। और जल भी ना रहे या कम रहे या ज्यादा रहे, तो इसके बेस पे भी देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है मेरे बच्चों, वह प्रभावित होगी। तो यही 4 कारक हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। तो यह एकदम टू द पॉइंट दिया गया आंसर है, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा मेरे दोस्तों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने आपके लिए सेट किया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पित्त का क्या कार्य है? पहला प्रश्न। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? दूसरा प्रश्न। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में पाए जाने वाले 4 प्रकार के दांतों के नाम लिखिए। मानव आहार नाम में एसिड की क्या भूमिका है? तो चारों महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ के आंसर आपको पिछले लेक्चर्स में बताए गए हैं, बाकी यहां देखें। पित्त का
क्या कार्य है? और भी आपने कहा था पित्त रस कहां से निकलता था? यकृत से। ठीक है, पित्त रस। इसका काम क्या था? हमने आपको बताया था वसाओं का पायसीकरण, याद रखिएगा, पायसीकरण, जिसमें हमने आपसे कहा था फैट क्या है? फैट में इसके प्रभाव से दरारें पड़ जाती हैं, उसको तोड़ना क्या है? थोड़ा आसान है। तो पायसीकरण है, पायसीकरण जो प्रोसेस है उसके लिए आप देखेंगे पित्त का जो रस है या पित्त रस जो है वह क्या है? जिम्मेदार। यकृत से साबित होता है, जैसा कि मैंने बताया। जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उसमें पूछ रहा है शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? फैट कहाँ बचता है? तो वसा का पाचन हमेशा छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा, ग्रहणी वाले भाग में, जहां अग्न्याशय द्वारा स्रावित लाइपेज पायसीकृत वसा को तोड़ता है। ध्यान रखिएगा, कहां? छोटी आंत वाला हिस्सा है, उस छोटी आंत वाले हिस्से में मेरे बच्चों अग्न्याशय लाइपेज नामक एंजाइम को स्रावित करता है, छोड़ता है। और यह क्या है? एक वसा पाचक एंजाइम है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पायसीकरण करके उसको तोड़ना। ठीक है, तो वसा क्या है? फैट क्या है? टूट जाता है अपने बेसिक कंपोनेंट्स के बेसिस पे। यहां आप देखेंगे दोस्तों, जो प्रश्न पूछा है उसके आधार पर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, मनुष्य के जबड़े में पाए जाने वाला 4 प्रकार का दांत, 4 दांत हमने बताया था, कौन कौन सा है? देखिएगा, कृंतक, जिसे आप इंसाइजर कहते हैं, दूसरा रदनक, जिसे आप कैनाइन कहते हैं, तीसरा अग्रचर्वणक, जिसे आप प्रीमोलर कहते हैं, चौथा चर्वणक, जिसे आप क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और ये 4 तरह के दांत हैं दोस्तों, जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। यही कारण है तो मनुष्य को विषम दंती हेटेरोडेंट के नाम से नहीं जाना जाता। मनुष्य क्या है? एक हेटेरोडेंट प्राणी, विषम दंती। उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी। अगला जो प्रश्न पूछा है, मानव आमाशय में एचसीएल की क्या भूमिका, क्या काम करता है एचसीएल? तो मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था मेरे दोस्तों, आमाशय में स्रावित होने वाला एचसीएल माध्यम को क्या करता है? अम्लीय बना देता है पेट वाले हिस्से, आमाशय वाले हिस्से में, जिससे जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, जैसा कि पेप्सिन, भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पेप्टोन्स में पाचन करता है। इसका मतलब अगर एसिडिक मीडियम ना मिले, अम्लीय माध्यम ना मिले, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और आपके भोजन में जो आपने प्रोटीन खा रखी है उसका पाचन प्रभावित हो जाएगा, रुक जाएगा। तो पाचन के लिए प्रोटीन की एक माध्यम की जरूरत होती है पेट या स्टमक में, जो कि अम्लीय माध्यम है, और देता कौन है? एचसीएल। इसी कारण आप जानते हैं कि स्टमक या आमाशय वाले हिस्से में पाचन अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में होता है,
ताकि अम्लीय माध्यम में क्रिया करने वाले एंजाइम अम्लीय माध्यम में क्रिया करके भोजन को पचा दें और क्षारीय माध्यम में क्रिया करने वाले एंजाइम क्षारीय माध्यम में क्रिया करके भोजन को पचा दें। यह चीजें आपको देखने को दोस्तों मिलेंगी। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आप जरूर क्वेश्चन पूछे दोस्तों। अगला जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है। अमीबा में कौन सा अंग उत्सर्जन तथा परासरण का नियमन करता है? पहला प्रश्न। उत्सर्जन को परिभाषित करिए। दूसरा प्रश्न। वृक्क की उत्सर्जी इकाइयों का नाम लिखिए। मूत्र का जो पीला रंग है क्यों होता है यह? पहली बात है अमीबा। आप देखिए अमीबा आप जानते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में ऐसे बना दिया जाए तो क्या है वह अमीबा हो जाता है। न्यूक्लियस के साथ साथ कंस्ट्रक्टाइल वैक्यूल आपको बताना है, ठीक है। एक न्यूक्लियाई है इसे आप केंद्रक कहेंगे और कंस्ट्रक्टाइल वैक्यूल खाद्य धानी के रूप में आप इसको हिंदी में जानते हैं। यही अमीबा का स्ट्रक्चर है मेरे दोस्तों। यह जो है सीरोपोडिया है जो बढ़ता बिगड़ता रहता है, इसी के बेस पे इनमें गति होती है। तो पूछ रहा है संकुचनशील रिक्तिका नहीं सॉरी अमीबा में अंग उत्सर्जन का कौन सा काम करता है? परासरण का। तो ये जो कंस्ट्रक्टाइल वैक्यूल है संकुचनशील रिक्तिका जिसे कहते हैं, यही क्या है पहले अंदर जो है स्क्रिप्टिव मटेरियल को इकट्ठा कर लेगी, फिर यहां मेरे दोस्तों किनारे पे आ जाएगी और यहां वाल क्या होगा टूट जाएगा। जब यहां वाल ऐसे टूट जाएगा तो यहां से ये खींच करके जो मटेरियल है स्क्रेटा उसको बाहर धक्का देके निकालता। तो संकुचनशील रिक्तिका कंस्ट्रक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन यानी जल नियंत्रण का भी काम करती है, उत्सर्जन का भी काम करती है। तो इसको आप याद रखेंगे। सरासर यहाँ परासरण और उत्सर्जन दोनों का कार्य करती है। तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न है उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन क्या है भाई? जीवधारी में कोशिका उपापचय के फलस्वरूप जो त्याज्य पदार्थ है वर्ज्य पदार्थ है उनसे छुटकारा पाने के लिए उनको बॉडी से बाहर निकालना चाहती है। तो बॉडी से अपने शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है त्याज्य पदार्थ है उनको बॉडी से बाहर निकाल देना ही क्या है? उत्सर्जन प्रक्रिया है, ठीक है। अगला दिया है प्रश्न। वृक्क की उत्सर्जी इकाई यूनिट ऑफ किडनी क्या है? किडनी की यूनिट नेफ्रॉन्स या वृक्क नलिका, याद रखेंगे बहुत बार पूछा गया है। यही क्या है? इकाई है। और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा है मूत्र का रंग। मूत्र मेरे दोस्तों जो पीला होता है उसके पीछे कारण पूछा है। तो मेरे दोस्तों कारण क्या है? यूरोक्रोम। क्या कारण है? यूरोक्रोम वर्णक। क्या कारण है? उनके भोजन में उनके मटेरियल में यूरिन में, क्योंकि आप जो भोजन करते हैं उनका डाइजेशन होता है और नाइट्रोजन गैस निकलते हैं, उनको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना होता है, आप जानते हैं। यूरोक्रोम जैसा जो पदार्थ होता है नाइट्रोजन डिस्चार्ज के रूप में उसको मूत्र में छोड़ा जाता है और आप देखेंगे उसकी वजह से ही क्या होता है जो यूरिन होता है उसका कलर पीला। ये कुछ क्वेश्चंस रहे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है, देखें। क्या कह रहा है?
लसिका तथा रक्त में कोई दो अंतर, हृदय का क्या कार्य है, मानव हृदय में रक्त परिसंचरण दोहरा परिसंचरण क्यों कहलाता है। तो पहला प्रश्न है कि ऑक्सी अनाक्सी में अंतर। तो मेरे दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने लेक्चर में बताया था कि ऑक्सी श्वसन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में श्वसन की क्रिया का होना, अनाक्सी श्वसन का मतलब कि ऑक्सीजन की आवश्यकता कोई नहीं है तभी प्रोसेस हो सके, तो अनाक्सी श्वसन हो गया। लसिका रक्त की बात करें तो जो रक्त है, ब्लड है, उसमें आप WBC, RBC और प्लेटलेट सेल्स पाएंगे और प्लाज्मा होता है। जबकि जो लसिका है वो क्या है, सिर्फ प्लाज्मा वाले हिस्से को कहती है, ठीक है। तो रक्त और जो आपका लसिका है उसमें कुछ बेसिक ये डिफरेंसेस आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सीरीज में अगर आप देखना चाहेंगे तो 6 नंबर पे आपको दिखाई भी देगा। अगला क्वेश्चन है हृदय का कार्य। तो आप जानते हैं हृदय क्या करता है, ऑक्सीजन का पूरी बॉडी में संवहन करता है, बांटता है ब्लड के थ्रू। लास्ट जो प्रश्न पूछा गया है देखिएगा मेरे दोस्तों, क्या कहा गया है, परिसंचरण दोहरा क्यों कहलाता है। हृदय में रक्त परिसंचरण दोहरा कहलाता है क्योंकि शरीर में एक चक्र पूर्ण करने के लिए हृदय को 2 बार गुजरता है। वो हृदय के दाईं ओर से भी ऑक्सीजनेटेड तथा हृदय के बाईं ओर से भी ऑक्सीजनेटेड, दाईं से और बाईं से ऑक्सीजनेटेड। मतलब पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए 2 बार ब्लड सर्कुलेट होता है। एक तरफ इम्प्योर ब्लड, दूसरा प्योर ब्लड, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड, उनको जो सर्कुलेट कराता है, क्योंकि 2 तरह की सर्कुलेशन सिस्टम को यह रखता है, इसी वजह से यहाँ क्या है, दोहरा परिसंचरण तब कहलाता है। अगले जो लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों उसमें मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा, तो देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। आगे बढ़ने से पहले यहां से चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली जो भी वीडियोस हों वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।